तो आज हम बात करने जा रहे हैं चोल माफ़ कीजिएगा आज हम जानेंगे चोल प्रशासन में माफ़ कीजिएगा आज हम जानेंगे चोल प्रशासन में जो हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 का के बारे में माफ़ कीजिएगा चोल प्रशासन के बारे में पिछले लेक्चर में हमने वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था भी, न्यायिक प्रशासन कैसा था, सैन्य प्रशासन कैसा था, कौन कौन उस समय पर शासक हुए, ये सब जाना। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन जो व्यवस्था थी उसको जानेंगे। समाज में दास प्रथा कैसी थी इसके बारे में जानेंगे। चोल प्रशासन का माफ़ कीजिएगा चोल साम्राज्य का चोल काल में जो कला संस्कृति रही है, किस तरह से वहाँ पे जो नटराज की मूर्तियाँ देखी गई हैं, जो कला संस्कृति रही है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर आपने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप समझ लीजिए, वो आप देख लीजिए। तो जो ये आपको आगे का जो ये पार्ट है, पार्ट 2, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। हेलो फ्रेंड, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। पिछले लेक्चर में जैसे हमने बताया कि जो अपना पूरे मध्यकालीन भारत है ये अभी चल रहा है। प्राचीन भारत की बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। पूरी क्लासेस जो थी वो प्राचीन भारत में हमने कंप्लीट कर ली है। मध्यकालीन भारत से पहले जो ड्यूरेशन है वो पूरे मध्यकालीन भारत का, वो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। चोल प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, सैन्य प्रशासन और न्यायिक प्रशासन व्यवस्था अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम जानेंगे स्थानीय शासन व्यवस्था को। स्थानीय शासन व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये अगर देखा जाए तो उस समय पर जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जो था वो चोलकालीन शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऐसा हमें अभिलेखों से भी प्राप्त हुआ है। अभिलेखों की अगर बात करते हैं तो उस समय पर जैसे उत्तर मेरू अभिलेख रहे हैं, जिसमें हमें जो वहाँ पर सभा समिति थी, सभा समिति के बारे में वहाँ से हमको पता चला है। इसी तरह अगर देखा जाए तो स्थानीय जो शासन व्यवस्था है, चोलकालीन जो शासन व्यवस्था थी इसमें माफ कीजिएगा स्थानीय स्वशासन में सभाओं का बहुत महत्व था। सभाओं की अगर बात करते हैं तो सभाएं 3 प्रकार की थीं: उर, सभा और नगरम। तो जो सभाएं थी ये 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है: उर, सभा और नगरम। उर की अगर बात करते हैं, माफ कीजिएगा, जो उर थी ये सभा का जो रूप था ये साधारण लोगों की सभा थी। यहाँ पर जिसमें नगर की बात करते हैं और ग्राम की बात करते हैं तो यहाँ के दोनों लोग ही इसमें सम्मिलित होते हैं। उर जिसका अर्थ होता है पुर या नगर के लिए इसका उपयोग होता था। पुर के लिए नगर जो व्यवस्था थी तो उस समय पर उर का इसमें प्रयोग होता था। कोई भी गांव है, गांव का जो वयस्क पुरुष है, जो करदाता है, उनके लिए ये
अगर देखा जाए तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो ये सभा थी ये साधारण लोगों की सभा हुआ करती थी। इसका संचालन भी गांव में होता था, जो कि पुरुष जो कि कई लोगों जो आम सभा थे, आम लोग थे, उनके द्वारा होता था। इस सभा में जो कार्यकारिणी समिति होती थी उसको आलू गणम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आलून गणम। इसी तरह जो सभा होती थी ये जो होती थी ये गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। देखिए जो उड़ थी ये थी सर्वसाधारण लोगों के लिए, जो भी आम नागरिक थे उनकी सभा थी। जो सभा थी इसके बाद जो सभा का जो अगला रूप था सभा जिसको कहते थे, ये गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। इसका संचालन कैसे होता था? इसका संचालन जो था ये इसमें कई समितियां होती थी जिसको वरियम या वरियार कहा जाता था। तो इस तरह से हमने उड़ और सभा के बारे में जाना। जो नगरम थी ये व्यापारिक समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। तत्कालीन अभिलेखों में नगरम का जो उल्लेख मिलता है ये व्यापारिक केंद्रों के प्रबंधन का कार्य करती थी। और देखा जाए तो जो ये नगरम थी इसमें मुख्य रूप से व्यापारी लोग शामिल होते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो सभाएं थी ये स्थानीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इनके आधार पर ही स्थानीय शासन व्यवस्था निर्धारित की गई थी। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो जो अभिलेख मिले हमें, जैसा कि मैंने बताया उत्तर मेरूर अभिलेख जो है, ये अभिलेख की अगर बात करते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख की, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये कांचीपुरम में जो मंदिर बनवाया गया था उस समय पर हमें वहां से प्राप्त हुए हैं अभिलेख। इसमें पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जो चोल शासन है इसके अंतर्गत गांव की जो व्यवस्था थी वो स्वायत्तता का उपयोग करते थे। मतलब जो गांव में जो सभाएं होती थी वो जो गांव के लोग होते थे उनकी भी एक सभा निर्धारित होती थी। इसमें क्या होता है, जो लोग चयनित होते थे सभाओं में, माफ कीजिएगा, तो जो गांव की अगर बात करते हैं, किसी प्रांत में अगर गांव है तो वो गांव भी 30 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग में जो प्रतिनिधि थे, जैसे कि अगर हम आज बात करते हैं किसी जिले की तो वहां पे भी क्या होते हैं, वार्ड होते हैं ना, वार्ड में क्या होते हैं, पार्षद होते हैं। तो इसी तरह से जो वहां पर प्रतिनिधि होते थे वहां पर लेकिन क्या व्यवस्था थी, वहां पर लॉटरी जो सिस्टम था, लॉटरी के द्वारा लोगों को चुना जाता था और प्रतिनिधि जो थी वो लॉटरी के द्वारा चुने जाते थे और वार्षिक परिषद होती थी। हर जो व्यक्ति था ये 1 साल के लिए चुना जाता था। परिषद भी जो था ये 5 समितियों में, माफ कीजिएगा 5 उप समितियों में ये विभाजित था, जिसमें से अगर देखा जाए तो जो 3 वार्ड जो माफ कीजिएगा जो 3 उप समितियां थी ये उद्यानों की, वाटिकाओं के लिए थी, तालाबों के लिए थी और सिंचाई के लिए थी। जैसे कि 3 की अगर बात करते तो एक उद्यान के लिए, वाटिका के लिए और तालाब के लिए थी, झगड़ों के निपटान के लिए थी, और जबकि जो अन्य थी 2 वो अन्य उसके कार्य निश्चित कुछ अनिश्चित थे। जैसे कि अगर कुछ अन्य कार्य आ जाता है, कर से संबंधित कुछ कार्य आ जाता है कि कर कलेक्ट करना है, जो कर वसूली करना है, इस तरह से अगर जो कुछ कार्य थे ये 2 अन्य जो समितियां थी उसके लिए निर्धारित कर दिए थे कि कुछ अनिश्चित थी, जैसा कि जो भी कार्य उस समय पर रहता था वो उनके लिए आवंटित कर दिया जाता था। तो इस तरह से उत्तर मेरूर अभिलेख में ये व्यवस्था थी। जो वहां पर सदस्य होते थे वो अवैतनिक होते थे और दुर्व्यवहार के कारण पदच्युत किए जा सकते थे। मतलब जो व्यवस्था थी, जो वहां पे सदस्य होते थे उनको किसी तरह का कोई वेतन नहीं था, लेकिन अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था उनके द्वारा तो उनको पद से हटा दिया जाता था। सदस्यता की अगर हम बात करते हैं तो
35 से लेकर 70 वर्ष की आयु के मध्य वाले जो व्यक्ति थे वो इस समिति में भाग लेते थे और 1 वर्ष तक का जो कार्यभार था ये संभालते थे और 3 जो वर्ष के लिए पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाते थे। अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति होते थे, सदस्य चुने जाते थे, वो 1 वर्षों के लिए निर्धारित किए जाते थे। इसी तरह उत्तर मेरू अभिलेख में, जैसा कि आप यहाँ पिक में देख पा रहे हैं, जो ये मंदिर है कांचीपुरम में, वहाँ से हमको ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो योग्यताएं हैं, जो माफ़ कीजिएगा, जो सदस्यों की योग्यता होती थी वो उसमें जैसे मैंने बताया, उम्मीदवार जो होता था उसकी आयु 35 से 70 के मध्य हो, उस गांव का वो निवासी हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव की जो पद्धति इस तरह से देखी गई है वो कहाँ देखी गई? चोल प्रशासन में। वह वेली, 1/4 वेली का, वेली उस समय जो वेली कहा जाता था उसका मतलब है जो करीब 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, शिक्षित हो, साथ ही वो वैदिक मंत्रों का भी ज्ञाता हो, ऐसी योग्यता निर्धारित की गई थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो सदस्यों को हटाया जाता था या निष्कासित किया जाता था, उसके लिए भी व्यवस्था थी। यदि किसी सदस्य ने 3 वर्षों तक ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है तो उसको निष्कासित किया जाता था। भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर उसको निष्कासित किया जाता था। अगर कोई अपराध किया है, कोई दुर्व्यवहार किया है, इस स्थिति में भी सदस्यों को, उम्मीदवार को निष्कासित किया जा सकता था। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो योग्यताएं थी और जो निष्कासन पद्धति थी ये भी उत्तर मेरू अभिलेख में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो चोल काल है, यहाँ पर ग्राम सभाएं थी जो महत्वपूर्ण हुआ करती थी और ग्रामीण शासन के लिए चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। स्थानीय शासन की ये जो विकेंद्रीकरण इकाई थी ये स्थानीय होकर कार्यपालक, विधायी और न्यायिक दायित्व पूर्ण करती थी। अगर देखा जाए तो जो ये ग्राम सभा होती थी ये ही कार्यपालिका का भी कार्य करती थी, विधायी का भी कार्य करती थी और न्यायिक कार्य भी करती थी। ये कहाँ तक सीमित था? ये सिर्फ उस गांव तक सीमित था, है ना। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी, स्थानीय शासन व्यवस्था थी। जैसे हम आज की डेट में, अगर हम आज की वर्तमान की बात करते हैं तो जो हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो सरपंच व्यवस्था वहाँ पे चलती है, जो सरपंच होता है वो जो गांव की व्यवस्था है वो देखता है। कुछ उसको कार्यकारी अधिकार दिए जाते हैं, कुछ उसको न्यायिक अधिकार दिए जाते हैं, कहाँ तक के जो वो उस गांव तक के लिए ही सीमित होते हैं। तो आज की डेट में, माफ़ कीजिएगा, आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो हायरार्की देखी जाती है, ग्रामीण शासन व्यवस्था, फिर नगरीय शासन व्यवस्था, तो वो उस समय पर भी देखी जाती थी। वहाँ पर केंद्र भी हुआ करते थे, ग्रामीण शासन व्यवस्था भी हुआ करती थी। आगे हम जानते हैं जो चोल प्रशासन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। तो ऐसे अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि जो वहाँ पर व्यवस्था थी, कई प्रकार के वहाँ पर कर लिए जाते थे। कर, उपकरों का विवरण मिलता है जिसमें केंद्रीय राजस्व व्यय का हमें विवरण मिलता है कि किस तरह से अलग अलग मदों में व्यय किया जाता था, किस तरह से हमें वहाँ पर जो चोल व्यवस्था है, जो चोल प्रशासन है, वहाँ पर आय की क्या साधन थे। करों की वसूली की अगर बात की जाए तो वो केंद्रीय कोष का कार्य था, स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता था। अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण सभाएं होती थी, जो माफ़ कीजिएगा स्थानीय व्यवस्था थी, यहाँ से भी कर की वसूली की जाती थी और कहाँ जाता था ये कर? ये जाता था केंद्र में, ठीक है। इसी तरह से जो हम आय की बात करते हैं तो आय का जो मुख्य साधन था ये था भूमि कर।
भूमि पे कर लगाया जाता था और इसको भूमि को भी 12 भागों में बांटा गया था। ये अलग अलग भाग होते थे, जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो भूमि कर में जो कृषि की व्यवस्था है उसके लिए अलग कर लगता था। कृषि व्यवस्था के लिए संपत्ति, उद्यान, उपवन, तालाब इत्यादि के लिए कर लगाए जाते थे, संपत्ति कर। इसी तरह अगर बात की जाए तो जो अगर हम वेली की बात करते हैं, उत्पादकता की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसानों को अपनी आय का, माफ़ कीजिएगा, जो उत्पादकता होती थी उसका 1/2 से 1/4 तक इनको भाग देना होता था। भूमि जो माप का अगर हम बात करते हैं तो ये भूमि माप भी उस समय पर करवाई गई थी। ये करवाई गई थी राजराज के द्वारा और कुलोत्तुंग ने इसका कार्य करवाया था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो जो, माफ कीजिएगा, तो इस प्रकार भूमि माप की बात व्यवस्था भी उस समय पर कर दी गई थी। भूमि को 12 भागों में बांटा गया था। और जो आय की अगर हम बात करते हैं तो कृषि उत्पादकता से 1/2 से लेकर 1/4 तक की आय व्यवस्था देखी गई। 1/2 से 1/4 तक के भाग तक का कर लिया जाता था। कुछ विशेष क्षेत्रों में कर मुक्त भी उसको घोषित किया गया था, जैसे कि हम मंदिर, तालाब, कारीगर के आवास, शमशान भूमि इत्यादि पर कर नहीं लिए जाते थे, इनको कर मुक्त रखा गया था। इसी तरह कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, माफ कीजिएगा, उद्यानों, खानों एवं जंगल के उत्पादन में भी कर लगाया जाता था। जैसे सीमा शुल्क की बात करते हैं, राहदारी की बात करते हैं, नमक इत्यादि पर भी कर लगाया जाता था। जो उस समय पर राजस्व विभाग के प्रमुख होते थे, जैसा कि हम राजस्व की बात करते हैं, जो कर वसूली होती थी वहाँ वो कहाँ पे इकट्ठी होती थी, वो राजस्व में इकट्ठी होती थी। तो जो राजस्व विभाग था यहाँ का जो प्रमुख होता था, इसको पेरियोनतक कहा जाता था। सीमा शुल्क, राहदारी शुल्क, नमक इत्यादि पर भी शुल्क लगाए जाते थे। विवाह समारोह में भी शुल्क लगाए जाते थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो व्यवस्था थी, आय की जो व्यवस्था थी, वो करों के माध्यम से पूरी की जाती थी। और जो आय के जो ये स्रोत थे, इनसे ही फिर व्यय की जो मद थी वो निर्धारित की जाती थी, उस पर व्यय किया जाता था। तो अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से चोल प्रशासन में आर्थिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। इसी तरह जो उस समय पर अगर हम बात करते हैं, जो स्वर्ण के जो सिक्के चलते थे, सोने के जो सिक्के चलते थे, उनको कलंजू कहा जाता था या काशू कहा जाता था। यहाँ पर भी व्यवस्था जो थी, अगर हम कर की बात करते हैं, कोई अगर उस समय पर चोर प्रशासन में अगर जो कर नहीं देता था तो उसकी दिशा में उसको पानी में डुबाने के लिए की और धूप में खड़ा करने ऐसे दंडों का भी प्रावधान देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने जाना जो चोल प्रशासन वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। आगे हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। समाज चोल प्रशासन की अगर हम बात करते, चोल काल की अगर हम बात करते, माफ कीजिएगा, चोल कालीन व्यवस्था की अगर हम बात करते तो यहाँ पर समाज 2 प्रमुख वर्गों में बटा था। एक था ब्राह्मण और दूसरा था गैर ब्राह्मण। तो 2 तरह से इस तरह से समाज बटा हुआ था और अन्य विभाजन भी मिले हैं। ये तो हो गई वर्गों की बात। इसके साथ साथ समाज भी जो था वो दो इसके विभाजन मिले हैं। एक है दक्षिण वर्गीय और एक है वाम वर्गीय। तो जो दक्षिण वर्गीय हैं, दक्षिण वर्गीय को कहा जाता था वलंगई। इसमें कौन कौन आते थे? इसमें आते थे कृषक, श्रमिक वर्ग और जो ऐसी कई अन्य जनजातियाँ थी वो इस वर्ग में आते थे। इसी तरह से अगर हम बात करते तो जो वाम वर्गीय थे, वाम वर्गीय को कहा जाता था वलंगई। इन जातियों में हस्तशिल्प शिल्पकारी आते थे, दस्तकारी, ऐसी कई जातियाँ
थी जो कि वाम वर्गीय कहलाती थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो समाज में भी ये दो जो अन्य गैर ब्राह्मण जिनको कहते हैं वो भी, उनमें भी अलग अलग विभाजन देखने को मिलते हैं। इसी तरह एक अन्य वर्ग भी इस सामाजिक व्यवस्था में था जिसको कहा जाता है रथराज। रथराज ये एक ऐसा वर्ग था जिसमें जो उच्च वर्ग के पुरुष थे और जो निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी उनसे जन्मे जो वर्ग था ये था रथराज। इसका उदय भी चोल काल में हुआ था। इसी काल में जो सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर देवदासी प्रथा भी देखी गई है जो कि दक्षिण भारत में काफी प्रचलित थी। देवदासी प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भविष्य पुराण एवं माफ कीजिएगा देवदासी प्रथा की अगर बात करते हैं तो ये समाज की, दक्षिण भारत समाज की ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाता था। मतलब जो अगर हम बात करते हैं तो जो भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण की अगर धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी कन्या को मंदिरों में दान करेगा उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। और जैसा कि मैंने बताया जो ये दक्षिण भारत है यहाँ पर वैष्णव धर्म को भी बहुत माना जाता था। वैष्णव धर्म, शैव धर्म को उस समय पे वहाँ पे बहुत मान्यता दी जाती थी। हालांकि चोल शासन की अगर बात करते तो इन लोग शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के प्रवर्तक, माफ कीजिएगा, शैव धर्म को मानते थे, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता भी इनमें देखी गई जिसको हम आगे जानेंगे। बात हम कर रहे हैं देवदासी प्रथा की। इसी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो टॉपिक MPPSC 2016 में पूछा भी गया है कि देवदासी प्रथा किस प्रकार से थी। तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मंदिरों में कन्याओं को दान दिया जाने लगा था कि जैसा कि मैंने बताया धार्मिक ग्रंथों में इसका विवरण मिलता है। तो ये एक धर्म से जुड़ा हुआ पहले कारण था कि लोग धर्म के रूप में अपनी कन्याओं को मंदिरों में दान करते थे। लेकिन फिर क्या होने लगा था कि जो मंदिर में रहने वाले जो पंडे होते थे, पुजारी होते थे, उनके द्वारा इन देवदासियों को अपनी संपत्ति समझा जाने लगा था। ये इनका मानसिक शारीरिक शोषण करने लगे थे और इसको उनका अधिकार समझा जाने लगा था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो देवदासी थी वो मानसिक और शारीरिक रूप से, जो वहाँ पर पुजारी होते थे जिनको पंडा कहा जाता था, इन पंडों के द्वारा देवदासियों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार से देवदासियों को वैश्या कहा जाने लगा था। इन्हें तमिलनाडु में देवरातियाल, कर्नाटक में वासवी, मलयालम में त्रेवादिची ऐसे कहा जाता था। मुख्य रूप से जो इनका कार्य होता था ये मंदिरों में नृत्य करने के लिए जानी जाती थी। इनका उल्लेख भी हमको कथा सरी सागर, राज तरंगिनी, कुत्ती मट्ठम ऐसी कई रचनाओं में हमको देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। हालांकि बाद में कई समाज सुधारक आए, उनके अथक प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 1947 में प्रथम बार इस पर रोक लगाई गई, फिर उसके बाद 1989 में भी इस पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो आंशिक रूप से आज भी हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो ये प्रथा देखी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर रोक लगाने की बात की जाए तो डॉक्टर मुथुलक्ष्मी के द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाने का अथक प्रयास किया गया है। तो ये रही, हमने आज इसमें जो देवदासी प्रथा है इसके बारे में हमने विस्तार से जाना है। इसी तरह अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करते चोल कालीन में तो वहाँ पर जो व्यवस्था थी, माफ कीजिएगा, जो धार्मिक स्थिति थी, चोल शासक शिव के उपासक थे, लेकिन ये क्या करते, धार्मिक सहिष्णुता की इन्होंने नीति अपनाई थी। मतलब चोल शासन में अन्य जो वर्ग थे, हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं या जैन धर्म थे, उनको भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता थी।
वैष्णव धर्म देखे गए थे। ऐसे शिव के अलावा, शिव धर्म की या हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा भी कई अन्य धर्म थे जिनको अपने धर्म प्रचार प्रसार की, उसको मानने की स्वतंत्रता थी। देवी उपासक जो होते थे उनके द्वारा सिर को भेंट करने की या सिर को काट कर चढ़ाने की भी परंपरा देखी गई है। इसी तरह जो रामानुज थे, इनके द्वारा मंदिरों में पूजा और सुधार का कार्य कराया गया था। पूजा की जो पद्धति थी, जो वैदिक पद्धति थी, उस पर सुधार किया गया, मंदिरों में सुधार करवाए गए थे। इस प्रकार जो इस काल में अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध एवं जैन को भी समान रूप से अपना धर्म प्रचारित करने का इस समय पर भी उनको अवसर मिला था। मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो उसके स्वामित्व को लेकर, उस भूमि को लेकर भी इसमें कई कर्मचारी होते थे। जो मंदिर थे, इनके निर्माण कार्य किए जाते थे। जैसे ट्रस्टीशिप की बात करते हैं तो वो उस समय पर देखी गई थी, स्वामित्व की बात की देखी गई थी। लोग मंदिरों में कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। आज भी जैसे हम बात करते दक्षिण भारत में, जिस तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे देखा जाए तो कितने कर्मचारी वहाँ पे कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी ये वहाँ पर देखी गई है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो धर्म की जो स्थिति थी वहाँ पर कुछ इस प्रकार से थी। और अगर देखा जाए तो चोलकालीन जो मंदिर बनवाए गए, इसको हम कला संस्कृति में आगे जानते हैं, वो उसमें विविध धर्मों की जो मूर्ति स्थापना है वो की गई है। आगे हम बात कर रहे हैं कला एवं साहित्य की। चोल काल में कांस्य की प्रतिमाओं एवं मंदिरों के कारण चोल काल ये प्रसिद्ध रहा है, जिसमें नटराज की मूर्तियों को विशेष प्रसिद्धि मिली। जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख पा रहे हैं, जो नटराज की मूर्ति है ये जो कांस्य से बनी होती थी, इसको प्रसिद्धता मिली है। इस काल में मंदिरों में भी जो स्तंभ होते थे ये छोटे छोटे होते थे और गोपुरम को अत्यधिक अलंकृत किया जाता था। गोपुरम अर्थात का मतलब होता है जो मंदिर है और जो उसका शिखर होता है उसको, उस पर अधिक कार्य किया जाता था। इस काल में सबसे प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, जिसको कि राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसी तरह गंगेकोंड चौलेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये अपने वास्तु और शिल्प के कारण ये विश्व प्रसिद्ध है। जैसा कि आप यहाँ पर पिक में देख पा रहे हैं, जो मंदिर की कलाकृति होती थी, जिस तरह से आप यहाँ पे काम देख रहे होंगे, कितनी बारीकी से यहाँ पर कला क्षेत्र में ये कार्य किया गया है। तो जो ये शिल्प और कला की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो शिव की मूर्ति के अलावा हमें बौद्ध धर्म की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख पा रहे होंगे, जो मूर्ति हमें मिली है नटराज भगवान शिव की मूर्ति है, जो कुछ अपने आप से कला का एक विशिष्ट उदाहरण मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो चोल शासन रहा है ये अपनी कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो अभी तक हमने जाना कला के बारे में, आगे हम बात करते हैं साहित्य की। चोल काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। धार्मिक दर्शन की पुस्तकें यहाँ से मिली हैं, शास्त्रीय विवेचन मिले हैं। शास्त्रीय विवेचन और टीका लिखने की मतलब जो किताबें होती थी, धार्मिक किताबें होती थी, उनके वर्णन के लिए, उनको उस भाषा में लिखने के लिए, और टीका जिसको बोलते हैं छोटी छोटी किताबों के जो मंत्र इत्यादि होते हैं वो लिखने का प्रचलन इस काल में हुआ था। इसी तरह अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य और भाषा के अध्ययन के लिए भी विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया, जिसमें कि ब्रह्मपुरी और घटिका नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो इस तरह जो चोल राजा हुए, इन्होंने संस्कृत को, साहित्य को और भाषा को
प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के भी निर्माण कराए थे। इसी काल में प्रसिद्ध तमिल रामायण, जिसको रामावतारम के नाम से जाना जाता है, इसकी रचना हुई थी, जो कि कंबन कवि के द्वारा की गई थी कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में। तो इस प्रकार हमने आज चोल प्रशासन के बारे में जाना, स्थानीय जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में जाना, और जो समाज की व्यवस्था किस प्रकार रही है, देवदासी प्रथा, माफ कीजिएगा, देवदासी प्रथा क्या थी, इसके बारे में जाना। कला साहित्य किस प्रकार से चोल शासन में रहा है, इसके बारे में हमने जाना। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस रिलेटेड, माफ़ कीजिएगा, इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने जो टेस्ट सीरीज़ चलाई हुई है उसमें हम ये क्वेश्चन देते हैं, आप इसको आप जो दिए गए फेसबुक पेज है उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।